नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। और आज जनहित में जिक्र यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से अब उम्मीद जगाई गई है। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि दोबारा से री एग्जाम कराया जाए। अब बेसब्री से अभ्यर्थियों को इस डेट का इंतजार है। सिपाही भर्ती रद्द की गई परीक्षा को जल्द दोबारा कराए जाने की तैयारी है। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, भर्ती और प्रोन्नति हुई। लिखित परीक्षा के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया तेज की गई और आरक्षी नागरिक पुलिस के करीब 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 18 और 19 फरवरी को हुई लिखित परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था। शासन ने 24 फरवरी को परीक्षा रद्द किए जाने का निर्णय लिया इस पर, और पेपर लीक की जांच जो है वो एसटीएफ को सौंप दी गई थी। एसटीएफ पेपर लीक के मास्टरमाइंड समेत कई जो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 माह के भीतर दोबारा लिखित परीक्षा कराए जाने का निर्देश दिया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि भर्ती दोबारा परीक्षा कराने के लिए कंपनी की चयन की प्रक्रिया की जा रही है। अभ्यर्थियों द्वारा जताई गई आपत्तियों को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जाने की तैयारी है। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जल्द लिखित परीक्षा की जो तिथि है, डेट है, वो घोषित की जाएगी। तो इंतजार अब बढ़ गया है अभ्यर्थियों का कि आखिर वो डेट अब कब निकलकर सामने आएगी। और लगातार ये भी अहम सवाल कि क्या इस बार ये भर्ती प्रक्रिया जो है पारदर्शी हो पाएगी? क्या कुछ तैयारियां होंगी इसके लिए? किस तरीके से चयन होगा? क्योंकि अब जो इंतजार है वो बढ़ता हुआ इस निर्देश के बाद नजर आ रहा है। और थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। संदीप मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रद्द परीक्षा को जल्द कराए जाने की एक बार फिर से उम्मीद। एके जैन जी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, देवराज सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवराज जी, अपडेट पहले साझा कर लेते हैं संदीप से, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। संदीप, एक बार फिर से आस जगी है क्योंकि अब दोबारा से परीक्षा कराए जाने को लेकर निर्देशित किया गया है। क्या लगता है कब तक जो डेट है वो सामने आ जाएगी? देखिए सोनी, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से सोनी बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब निरंतर जो है पिछले कई 3 दिनों से लगातार उन विभागों से पूरा ब्यौरा जो है वो एकत्र कर रहे हैं जहां पर परीक्षाएं होनी है, जहां पर भर्तियां आनी हैं। तो यानी कि जो कई सालों से जो भर्ती नहीं हो पाई विभागों में, उसको पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ में आज जो है जो 60,000 भर्ती हुई थी, सिपाही भर्ती हुई थी, वो भर्ती निरस्त होने के बाद पेपर आउट हो गया था, उसके बाद निरस्त हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा गया था कि उन भर्तियों को पूरा कराया जाएगा। 6 माह के अंदर उन भर्तियों का फिर से जो है पुनः कराया जाएगा। उसको लेकर के अब किस कंपनी को इसका काम दिया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसको लेकर के शाम 6 बजे यानी अब से कुछ ही देर के बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। उस बैठक में हम अगर बात करते हैं तो अधिनियम सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, इसके साथ साथ यूपीएससी के अध्यक्ष रहेंगे। तो तमाम 6 कंपनियां हैं जिनको जो है बुलाया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाया है और उनके साथ में एक बैठक करेंगे। आखिर किस तरीके से ये परीक्षा कराई जाए, किसके कंधों पे जिम्मेदारी दी जाए, ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये इन सारी बिंदुओं को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपना वादा किए थे, जो अपनी बात कहे थे कि 6 माह के अंदर पूरी भर्ती कराई जाएगी, और इस बार पूरी भर्ती जो है किसी के इरादे वो नहीं होगी, किसी आउट नहीं होगा, पेपर बिल्कुल साफ तौर पे होगी। तो ये जो इनका जो मकसद था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का,
नवाज साहब एक वो बार पूरा फिर करते से हुए जगती नजर आ हुई रहे हैं। नजर आ यानी रही कि है अभी संदीप। फिलहाल अब वापस से बैठकों का आपका दौर रुख शुरू करते हो हैं, चुका है। मेहमानों की प्रतिक्रिया भी साझा कर लेते हैं इस मामले को लेकर संदीप, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ या रद्द हुआ तो जाहिर सी बात है वो तमाम अभ्यर्थी जो जो जिनको उम्मीदें नजर आ रही थी या जिन्होंने कड़ी मेहनत की, तैयारी की, और उनकी तैयारी और कड़ी मेहनत में पानी फिरता हुआ नजर आया और वो प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से नाराजगी देखने को मिली और किरकिरी भी हुई सरकार की, और शायद लोकसभा चुनाव का जो परिणाम निकलकर सामने आया है तो इस मुद्दे से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन नतीजे आने के बाद अब एक्टिव हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तत्परता दिखाई जा रही है और एक बार फिर से इस बात की उम्मीद कि जो रद्द परीक्षा है उसे दोबारा से रे एग्जाम की तैयारी है। अब ये परीक्षा जो एजेंसी है, कौन सी एजेंसी कराएगी, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ए के जैन जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, जुड़े हुए हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले में बेहद मायने रखती है, क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो पूर्व आईपीएस अधिकारी आपको नहीं लिखना चाहिए। मैं यूपी का पूर्व डीजीपी हूँ। पूर्व आईपीएस अधिकारी करेक्शन कर दीजिए, करेक्शन कर एसपी दीजिए प्लीज। एक एसपी भी ठीक है पूर्व आईपीएस सर। अधिकारी होती है। देखिए, ये जो भर्ती की प्रक्रिया है, ये लंबी प्रक्रिया होती है और अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वापस हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि राइट अर्नेस्ट में ये परीक्षा दोबारा कराए जाने के लिए पूरी तैयारियां की जाएंगी। परीक्षा होगी। जो पिछली बार जिन्होंने पेपर लीक किया था और जो इसके मास्टरमाइंड थे, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एसटीएफ ने, यूपी पुलिस ने की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इस प्रकार की कोई हरकत कोई नहीं करने पाएगा। और जो वैकेंसीज चल रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो कि ये तय हुआ था कि 20-25 हजार की भर्ती हर वर्ष हुआ करेगी, पर कोविड की वजह से 1-2 साल उसमें जो है वो विराम लग गया था, इसलिए भर्तियां थोड़ी बढ़ गई ये और ज्यादा बड़ी संख्या में भर्ती करनी पड़ रही है। मैं समझता हूं कि भर्ती इस बार बहुत अच्छी होगी और एक फुल प्रूफ सिस्टम के साथ पूरा इसको तय किया जाएगा, जिससे कि जो नवयुवक हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड ना हो और उनकी समय से उनका चयन हो सके। ठीक है, उम्मीद यही जताई जा रही है, जितनी सतर्कता बरती जा रही है या फोकस किया जा रहा है इस बात पर कि भाई रद्द परीक्षा को दोबारा से संपन्न कराए जाने को लेकर एक पुख्ता जो तैयारी है, उस पुख्ता रणनीति के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराया जाए और एजेंसी को लेकर भी चयन करने को लेकर भी जो इस दिशा में भी है प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवराज सिंह जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालांकि पहले ही इस मसले पर कह दिया था कि ये जो परीक्षाएं हैं वो दोबारा से संपन्न कराई जाएंगी और सबसे पहले नतीजे आने के बाद, और अभी प्रधानमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली गई है और यूपी के देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो क्या देख पा रहे हैं, क्या इस बार कोई धांधली की तस्वीर सामने नहीं आएगी? सोनी चौहान जी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की शुरू से ही यह प्राथमिकता थी कि परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से और सुष्टापूर्ण ढंग से हों। ये अलग बात है कि एक दो घटनाक्रम ऐसे हुए कि पेपर लीक हुए, इसी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने वो परीक्षाएं रद्द की, चाहे पुलिस भर्ती की, सिपाही भर्ती की परीक्षा हो, चाहे यूपीपीएससी की उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की रही हो। तो उन्होंने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया कि जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ पूरा न्याय हो और वो मेहनत कर रहे हैं तो वो अपने मेहनत और अपनी योग्यता के दम पर ही परीक्षा को क्वालिफाई करें। बीच में मैलाफाइड इंटेंशन से पेपर लीक कराए गए, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और एसटीएफ से जांच कराई और जो भी दोषी लोग थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर तो बिल्कुल यह संदेश दे ही रहे हैं कि परीक्षाओं में किसी भी तरह की कोई भी धांधली, कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
और इसीलिए उन्होंने परीक्षा की शुचिताओं को बनाए रखने के लिए ही पेपर रद्द किए थे और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय भी लिया था। और आचार संहिता जैसे ही खत्म हुई है, उन्होंने सबसे पहले ये परीक्षाएं कराने के लिए अफसरों के साथ बैठक की है, निर्देश दिए हैं। और आप शायद बिल्कुल अवेयर होंगी कि यूपीपीएससी की जो परीक्षा स्थगित हुई थी, रद्द की गई थी, उसको भी दोबारा कराने के निर्देश दिए गए और उसकी भी डेट आ गई है। और यूडीए की भी परीक्षा रद्द हुई थी, उसको भी कराने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, उनकी भी डेट आ गई है। प्री परीक्षा की अक्टूबर में होने जा रही है और मुझे लगता है शीघ्र ही सिपाही भर्ती की परीक्षा का निर्णय हो जाएगा और शीघ्र ही डेट आ जाएगी। बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं इसी बीच। सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मसले पर। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी भर्तियां, कोई भी पेपर जैसे होता, परीक्षा होती है, इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी पहले से ही इसकी सांठ बन जाती है। इसमें तो बहुत ही बारीकी, बहुत धरातल पे ही उतर के ही देखना पड़ेगा। कौन ऐसा है जो जाल बिचारा सरकार की धज्जियां का उड़ा रहा है? ऐसे तो सख्त कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। माननीय योगी अंकुश लगना चाहिए और इस पर भी सख्ती बरतनी चाहिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय भी सामने आ रही है, अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा के अनुराग पांडे जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं, इसके बाद डीजीपी जी का रुख करेंगे। अनुराग जी, अब एक बार फिर से उम्मीदें जगी हैं, आस जगी है, क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से, यानी कि जो परीक्षा रद्द हुई थी उसे दोबारा से कराए जाने के लिए निर्देशित कर दिया है। तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, क्या लगता है? जी मैम, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा कराया जाए ताकि हम अपने तैयारी को और अच्छे से कर सकें। हमारी भी यही उम्मीद है कि सरकार हमारी सपने को साकार करे, जल्द से जल्द इस पे निर्णय ले और एग्जाम जल्द से जल्द करवाए। चलिए, फिलहाल जो भर्ती परीक्षा आपकी रद्द हुई थी उसमें आप भी थे उस श्रेणी में, क्योंकि तमाम वो प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई, अभ्यर्थियों की नाराजगी भी सामने आई। जी मैम। ठीक है, डीजीपी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीजीपी जी, इसके बाद संदीप का रुख करेंगे। देखा जाए तो अब उम्मीदें तो बढ़ी हैं, क्योंकि इसके साथ साथ सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारदर्शी हो परीक्षा, ये कोशिशें हमेशा से रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। लेकिन जब ये परीक्षा रद्द हुई तो कितना हो हल्ला हुआ, कितना सरकार को यहाँ पर ब्लेम किया गया, उन तैयारियों को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए गए। और ये जो परीक्षा जिस वजह से रद्द हुई, ये सिचुएशन ना बने, इसके लिए अब किस तरीके से इसे पार पाया जाएगा, इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाएगा, कैसे संभव होगा? देखिए, कभी भी ये थिंकिंग नहीं होती है कि पेपर आउट हो जाएगा। अब तक योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट में पिछले 7 साल में 1,30,000 भर्तियां पुलिस में हुई। पारदर्शी का जहां तक सवाल है, प्रक्रिया पूरी पारदर्शी। फिर ये कैसे होता है? बहुत वर्ष पहले जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तब ये भर्ती बोर्ड का गठन हम लोगों ने सबने रिक्वेस्ट करके कराया था। बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी है और ना वहां पे किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दखल है। अच्छे अधिकारी पर तैनात किए जाते हैं, बाहर की एजेंसी को पूरा काम दिया जाता है और बाहर की एजेंसी पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो हम लोगों को सौंप देती है। उसको सिर्फ हमें डाउनलोड करना होता है। कहीं पे डीजीपी से लेके नीचे तक, मुख्यमंत्री तक किसी का कोई हस्तक्षेप भर्ती प्रक्रिया में नहीं होता है, ना उन्हें पता होता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरी तैयारी बहुत अच्छी की गई थी सेंटर्स पे, पर इन्होंने जहां पे छपे थे पेपर, जिस गोडाउन में रखे गए थे, वहीं पर इन्होंने सेंध लगा दी। इस बात मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से सब पेपर्स होंगे और शीघ्र ही परीक्षा इसके परिणाम अनाउंस होंगे और यूपी पुलिस भी इसके लिए बिल्कुल कमर कसे हुए है कि कोई इस प्रकार की हरकत नहीं होने देंगे। सर्विलांस पे 85 नंबर रखे जाते हैं एसटीएफ और एटीएस के द्वारा, जिन पे शक होता है कि ये पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। वो प्रक्रिया भी हमेशा से फॉलो होती है
फिर फॉलो होगी। और अगर किसी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश करी तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में और भी नियम बनाए गए हैं इसके लिए अलग से, जो भर्ती परीक्षा के पेपर आउट करने या इसके परीक्षा में विघ्न डालने का प्रयास करेगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है ये प्रक्रिया 6 माह के अंदर अंदर पूर्ण हो जाएगी और ये सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में पहुंच जाएंगे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, डबल करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बजट रिलीज कर दिया है। मैं अभी गया था मुरादाबाद, वहां पे पीटीसी, पीटीएस और एकेडमी 3 हैं। मैं वहां का तीनों जगह का इंचार्ज रहा हूं। मैं गया था देखने, युद्ध स्तर पर वहां पर क्लासरूम्स बन रहे हैं और वहां पर हॉस्टल्स बन रहे हैं, डबल की जा रही है कैपेसिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहीं पर इन बच्चों को ट्रेनिंग मिल सकेगी। वहां पे ट्रेनिंग बहुत उत्कृष्ट स्तर की होती है। जो जिलों में आरटीसी और पीएसी में आरटीसी होती हैं, पीएसी में उनमें उतने स्तर की ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। तो पूरी तैयारियां हैं, हर तरफ से तैयारी है। बहुत अच्छी भर्ती मेरे ख्याल से होगी और बहुत अच्छा उनको प्रशिक्षण मिलेगा और वो आगे चल के पुलिस के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। बिल्कुल, वो तब जब देखा जाए पारदर्शी परीक्षा होगी, क्योंकि स्थितियां हर बार ऐसी ही होती हैं कि हाँ, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कभी पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, कभी नकल माफियाओं का इतना ज़्यादा बोलबाला हो जाता है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी, इतनी सुरक्षा के बावजूद भी आखिर ये कैसे संभव हो जाता है। और अब चूंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जिक्र किया गया कि स्पेस बढ़ाया गया है, जाहिर सी बात है आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी उस पर भी के न्यूज़ की नज़र रहेगी। वापस लौटते हैं, हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं, संवाददाता। संदीप, देखा जाए तो इस बार ये भी कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे, तो वो बदलाव क्या है, दर्शकों को बताइएगा जरा, अगर कुछ जानकारी हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले हमने भर्तियों को देखा है, भर्ती में पेपर लीक होता है, पेपर लीक होने के बाद कहीं ना कहीं वो पेपर जो है जब उन अभ्यर्थियों के पास पहुंचता है तब जाकर के वो सामने निकल के आता है कि आखिर ये पेपर लीक हो गया। उसके बाद एसटीएफ की टीम लगाई जाती है, तरह तरह की जांचें होती हैं, फिर जाकर के उसका खुलासा होता है, कई लोग जेल जाते हैं। तो ये तमाम जो प्रक्रिया थी उस पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अंकुश लगाने में लगे हुए हैं। हालांकि इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल ही पारदर्शिता के तरीके से होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है वो इस एजेंसी को ढूंढ रहे हैं, एजेंसी को, किस एजेंसी को वहां पे काम दिया जाए इस भर्ती को लेकर के। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो भर्ती बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा था वहां पे कई अधिकारियों को जो है हटाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है इस बार एक अच्छी एजेंसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और वो बच्चे जो सालों से भटक रहे हैं, कई सालों से जो भर्तियां नहीं निकल पा रही थी, वो भर्तियां हो नहीं पा रही थी, तो ये भर्तियां पूरी करने का जो उनका मकसद होगा उसे पूरा कराने का होगा। इस बार की भर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से इस बार जो है किसी भी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अपना एक फैसला होगा, तो वहां जहां भी सेंटर बनेगा वहां पर पूरी तरीके से सीसीटीवी लगे होंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी एक फीस की प्रक्रिया होगी, वो जमा होगी। इसके साथ तमाम चीजों की व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं इस बार की परीक्षा में, क्योंकि जिस तरीके से या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी दी जाएगी या किसी और एजेंसी को दी जाएगी, तो इस पर ही सोचने वाला मंथन होगा, विषय होगा। क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन एजेंसियों के साथ में जब बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तो जिसका सही चीज होगा उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भर्ती को कराने का काम जिम्मा जो है सौंपेंगे। तो अब देखना ये होगा कि किस एजेंसी को ये काम मिलता है, कौन करता है काम, इसको भर्ती प्रक्रिया को कौन पूरी तरीके से सापेक्ष कर पाता है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है सोनी कि इस बार की जो परीक्षाएं होंगी, जो भर्ती होगी, वो बिल्कुल ही अलग हो दिखती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल फोकस होगा पूरा सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि पिछली बार सभी ने देखा कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो हैं कड़ी मेहनत कर रहे थे और जब वक्त आया कि एग्जाम की घड़ी आई तो पता चला कि भाई पेपर लीक हो गया है और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में मायूसी हाथ लगती है और वो न जाने कितने परिवार
वो अगर गरीब परिवार का जिक्र किया जाए तो वो कड़ी मेहनत और उनके सामने एक फॉर्म खरीदने तक के पैसे जुटाने की स्थिति होती है। और ऐसे में जब पेपर लीक का मामला सामने आता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनकी मेहनत के साथ साथ उनकी जो कंडीशन है, किस कंडीशन में, किन परिस्थितियों में उन्होंने वो तैयारी की, वो सारे जो मायने हैं उनमें भी पानी फिर जाता है। तो इस बार फिलहाल क्या कुछ स्थिति होगी, इस पर नजर रहेगी। हमारे साथ देवराज सिंह जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। देवराज सिंह जी, आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है, जो एजेंसी है, इसका चयन करने को लेकर भी कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है, यानी कि पेपर लीक जैसी स्थितियां ना बने, इस पर अब पूरा सरकार का फोकस है। लेकिन ये कैसे संभव होगा? सोनी जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी सिपाही भर्ती की जो परीक्षाएं हुई हैं पिछले 4-5 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कार्यकाल में, तो उन्होंने ये पूरा प्रयास किया है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से और सुष्ठुतापूर्ण ढंग से हो, और इसमें लगभग वो सफल भी हुए हैं। ये पहली ऐसी परीक्षा थी जिसका पेपर लीक हुआ और जिसकी वजह से उन्होंने इस परीक्षा को रद्द किया। इसके पहले जो भी परीक्षा हुई सिपाही भर्ती की, तो वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से और सुष्ठुतापूर्ण ढंग से हुई थी। क्योंकि ये घटना हो गई है तो इसको सरकार ने पूरी तरह से गंभीरता से लिया है। और एक परीक्षा को संपन्न कराने में कई चरण होते हैं, उसमें प्रिंटिंग यूनिट भी इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रश्न पत्र जहाँ रखे जाते हैं वहां का एक मैकेनिज्म होता है। तो कई स्टेप से इसको गुजरना पड़ता है। तो एक चूक हो गई है, तो मुझे लगता है कि सरकार इस चूक को भी इस बार फुल प्रूफ बनाने के लिए पूरी तरह से सतर्क है और उसकी पूरी तैयारी की गई है। और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड को इसके भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के घटनाक्रम की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। और सोनी जी, मैं बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपना कार्यकाल करते हुए मुख्यमंत्री पद पर 7 साल हो गए हैं और इस बीच उन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं करवाई भी हैं। तो जो पूर्व की सरकारों में जो क्षेत्रवाद का, जातिवाद का आरोप लगता था, इस तरह के आरोप इस सरकार द्वारा कराई गई भर्तियों में किसी भी तरह का कोई आरोप ऐसा नहीं लगा। पेपर लीक ही एक घटनाक्रम था और इसको भी मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया है। तो मुझे लगता है कि आगे शायद ही पेपर लीक की घटनाएं हो, क्योंकि पेपर लीक की घटनाओं में जो भी दोषी लोग इन्वॉल्व थे, किसी भी तरह के कोई भी पहुंच वाले रहे हों, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई। बिल्कुल, एसटीएफ का गठन और कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है। जिस तरीके से कुछ लोगों को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है। बिल्कुल, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो अभ्यर्थी जो हमारे साथ अनुराग पांडे जी जुड़े हुए हैं उनका रुख करेंगे और उस जर्नी को साझा करेंगे कि किस तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया और जब पेपर लीक हो जाता है और इसके बाद फिर से तैयारी करना, जाहिर सी बात है क्योंकि एक बार फिर से अब ये दोबारा से परीक्षा जो है वो संपन्न कराए जाने की तैयारी है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारी? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। तो ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार जनहित में चर्चा इस बात को लेकर कि दोबारा से री एग्जाम कराने की तैयारी में है सरकार और वो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं चुस्त दुरुस्त की जाएंगी सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, ताकि जो घटना पिछली बार हुई, पेपर लीक का मामला जो सामने आया और वो तमाम कैंडिडेट या अभ्यर्थी जिनकी मेहनत में पानी फिर गया, ऐसी स्थितियां इस बार ना बने, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अब बेसब्री से जो है डेट का इंतजार किया जा रहा है और किस एजेंसी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी परीक्षा उत्तीर्ण कराए जाने को लेकर, इस पर भी नजर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अनुराग पांडे का रुख कर लेते हैं। अनुराग, अगर देखा जाए पिछली बार 60,244 जो पदों पर भर्ती थी और देखा जाए 43 लाख जो अभ्यर्थी हैं इसमें प्रतिभाग किया गया था इनके द्वारा। पेपर लीक हुआ तो जाहिर सी बात है काफी नाराजगी भी देखने को मिली। क्या इसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया था? चलिए फिलहाल दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, देवराज सिंह जी। देवराज सिंह जी, क्योंकि हर बार ये बात निकलकर सामने आती है कि भाई नकल को किस तरीके से रोका जाए और चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी होती हैं जब एग्जाम होता है,
और सीसीटीवी लगे होते हैं, बावजूद इसके अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आती है कि पेपर लीक का मामला, तो जाहिर सी बात है लगातार अभी इस पर फोकस किया जा रहा है कि ऐसी स्थितियां ना बने। और फिलहाल पेपर लीक का मामला जो है एक बार फिर से इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की भी गंभीरता नजर आ रही है। लेकिन अब वो तमाम अभ्यर्थी जो इस बार अब वापस से एग्जाम देंगे, उनके तमाम सपने क्या अब साकार होंगे? जो ये स्थितियां बनती हुई नजर आती थी, तो क्या लग रहा है इस बार? पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सुष्टापूर्ण ही होगी। और जो घटना हुई पेपर लीक की, वो एग्जामिनेशन सेंटर की नहीं थी, जहां पेपर प्रिंट हो रहा था वहां से ये घटना हुई है। तो मैंने आज जैसा आपको बताया कि एक परीक्षा संपन्न कराने के लिए कई चरण होते हैं। पेपर प्रिंट होता है, उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, फिर एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचाया जाता है। तो किस लेवल पे कहाँ चूक हुई, तो लेकिन ये चूक जो है ग्रास रूट लेवल पे जहाँ से प्रिंटिंग हो रही थी वहां से हुई। और जहाँ एग्जामिनेशन जो सेंटर होते हैं वहाँ सीसीटीवी तो लगे ही होते हैं, तो इसलिए वहां से इस तरह की कोई गड़बड़ी होने की संभावनाएं बहुत ही शून्य होती हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। और ठीक है, इस बार ये पेपर लीक की घटना हुई, तो मुझे लगता है कि अब सरकार ने इन बिंदुओं को भी पूरी तरह से एक्सरसाइज करके उनको भी वहां चाप चौबंद करने की कोशिश बिल्कुल कर ली गई होगी कि अब इस तरह की पुनरावृत्ति उन स्थानों से भी ना हो जहां से ये चूक हुई थी। और इससे निश्चय ही सरकार के छवि पर एक धब्बा तो लगता ही है। और उस सरकार के छवि पर जिसने अपनी प्राथमिकता ही निष्पक्षता, ईमानदारी से कार्य करने की बना रखी हो, तो योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं। और हर कदम सरकार के जो मशीनरी है वो बहुत ही फूंक के उठा रही है। तो मुझे लगता है कि जो बैठक आज हुई, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया दोबारा से एग्जाम कराए जाने को लेकर। वापसी करते हैं, आप संदीप का रुख करेंगे। उससे पहले एक दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि संविधान में, कानून में देश में केवल दो ही सरकारें होती हैं, एक भारत सरकार और प्रांतीय सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि। लेकिन यहाँ पर हर वक्त मोदी सरकार ने और योगी सरकार इन सब बातों को जो बोला जाता है टेलीविजन जैसे एक इंटरनेशनल लेवल के संगठन पर, तो इससे व्यक्तिगत बू आती है। ये राजतंत्र है क्या देश में? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ही बोलना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। बाकी हम इतना जानते हैं, उतना हमने बोला। दूसरी बात, ये भर्ती प्रक्रिया पर अपनी संस्थाओं पर संदेह करना, ये सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी। उन संस्थाओं में यदि कोई गलत आदमी है, उन्हें बदल दिया जाए। जो अधिकृत है संस्था वही इस कार्य को करे। आखिर वो क्यों नहीं कर सकती जब वो संस्था उसके लिए बनी हुई है? इधर उधर की संस्थाएं ढूंढने की क्या जरूरत है? अगर उसमें आदमी गलत है तो उन्हें हटाया जाए। और पुलिस में जिले के बिल्कुल संख्या निर्धारित कर दी जाए कि इस जिले से इतने ही सिपाही लिए जाएंगे, इस जिले से इतने सिपाही लिए जाएंगे, और जिले वाले परीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल गिरीश जी, आपकी नाराजगी से सहमत हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए न्यूज़ में और अपनी राय को साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिस तरीके से नाराजगी कई बार निकल कर सामने आती है। संदीप मिश्रा, आपका रुख करेंगे। संदीप, देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में वो तमाम युवा वोटर्स, या फिर ये कहा जाए जो रिजल्ट सामने आया उसके बाद ये गंभीरता, हालांकि कहा तो पहले ही गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन तुरंत रिजल्ट आने के बाद इतनी गंभीरता नजर आ रही है। देखिए सोनी, साफ था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से इस सिपाही भर्ती को लेकर के जितनी सजग थी, क्योंकि उन्होंने भर्ती से पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर भर्ती निरस्त है तो 6 महीने बाद इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से कराया जाएगा। तो इसको लेकर के ये चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो की अगर हम बात करते हैं, वहां पर भी नौकरियों का जिक्र उन्होंने किया था। तो शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरंतर उन विभागों से पूरा डाटा मांगा जा रहा है जहां पर पद खाली हैं, तो उन विभागों से पद मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो उन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में 60,240 जो पद जो सिपाही भर्ती थी, उन भर्ती को कैसे किस तरीके से पूरा किया जाएगा, वो एक सबसे बड़ा विषय था। तो इसके साथ हम बात करते हैं तो तमाम ऐसी जो विभाग हैं जहां पर भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं, वहां पर भर्तियां पूरी कराने को लेकर के सभी विभागों से इसका पूरा डाटा मांगा गया है। आज अगर हम बात करते हैं, आज जिस
तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ में एक बैठक की है, वहां पर भी इसी बिंदु को लेकर के चर्चा की गई है कि कैसे अपने विभागों का डाटा जो है आप लोग एकत्र करके दीजिए और इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से निकालिए, जो बेरोजगार हैं उनको ये नौकरी मिले। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के भी हाल ही में चुनाव बीते हुए हैं सोनी, और चुनाव की अगर हम चर्चा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वो फायदा नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो बेरोजगारी और के मुद्दे थे वो मुद्दा कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आया है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जो पुरानी कमियां हैं उनको दूर करना चाहते हैं नए सिरे के साथ, क्योंकि आगामी जो है 2027 में चुनाव भी है विधानसभा के। तो तमाम चीजों की कमियों को देखते हुए नए सिरे के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से जो है उतरना चाहती है। वो जो सीटें कम मिली हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो मिलनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं मिल पाया है। उन सबका गम जो है मिटा करके नए सिरे के साथ में जनता के साथ जुड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। शायद यही सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा काम होगा कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी बांटी जाए। यही वजह है सारे विभागों का समीकरण पूरा एकत्र किया जा रहा है, सारे विभागों जितने पद खाली हैं वो मांगे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक संकल्प लिया था कि ये जो सिपाही भर्ती है इसमें जो भी दोषी होंगे उनको जेल भिजवा के रहेंगे और इस परीक्षा को 6 महीने के अंदर पूरा कराएंगे। तो ये एक संकल्प जो उन्होंने उस वक्त लिया था, शायद हो सकता है कि अब वो समय आ चुका है, क्योंकि 3 महीना जो चुनाव आचार संहिता लगा था उस 3 महीने के अंतर्गत कोई काम हो नहीं सकता था। इसी वजह से जो है 6 महीने का समय था और अब वो समय आ चुका है कि अगर जल्दी जल्दी भर्ती निकाली जाएगी तो बहुत जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद वो जो अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती का फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं। तो यानी कि नए सिरे से दिसंबर तक इस भर्ती को पूरा कर लेने का जो संकल्प होगा वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से लगातार निरंतर विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस विभाग में कितने पद अभी शेष रह गए हैं, कितने पदों पर भर्ती होनी बाकी है। जी। अब अंदर खाने से ये भी खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि कुछ कार्रवाई की भी तस्वीरें जल्द ही देखने को मिले, या जिस तरीके से समीक्षा की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से या बैठकें की जा रही हैं, क्योंकि उस कमी को तलाशने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ देवराज सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। देवराज सिंह जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि विपक्ष लगातार इस लोकसभा चुनाव में जो मुद्दा उठा रहा था वो बेरोजगारी का, और शायद जो नतीजे सामने आए पूरा जो साथ है वो विपक्ष को मिलता हुआ जनता का नजर आया, और अब शायद इस बात का आभास हो चुका है भारतीय जनता पार्टी को भी कि अगर उस कमी को जानना है, उसे पूरा करना है, उस खामी को, तो युवाओं के दिल में उतरना होगा। सोनी जी, उत्तर प्रदेश में देखिए 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हुआ करते थे चुनाव के, कानूनी व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई। तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक मुद्दे को विपक्ष से बिल्कुल छीन लिया, वो है कानून व्यवस्था का मुद्दा। उन्होंने पिछले 7 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में इतना मजबूत कार्य किया है कि मुझे लगता है कि शायद देश में भी इतना अपराधियों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा है बेरोजगारी और महंगाई। तो सोनी जी, मेरा ये कहना है कि देखिए कोई सरकारी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां नहीं कर सकती। हाँ, जो सरकारी सिस्टम में उपयोगिता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर भर्तियां ही होती हैं। तो सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो योग्य लोग हों और उन पदों को योग्य लोगों से भरा जाए। तो वो उस प्रक्रिया में लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे अलग अलग विभागों पे भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही हैं, और आगे क्योंकि अब आचार संहिता खत्म हो गई है तो आगे भी ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। बिल्कुल। रही बात महंगाई की, तो चुनाव में देखिए ये महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं कि विपक्ष के लिए एक बहुत कारगर हथियार होते हैं सरकार को घेरने के लिए, और होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो वो भी इन्हीं मुद्दों पर उस समय की तत्कालीन सरकारों को घेरते रहे हैं। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और जो भी एक सिस्टम है, तो हमारे समाज में ये लगता है लोगों को कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी परिवार के किसी बच्चे को, तो वो एक उसका जो है जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा और परिवार की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो स्वाभाविक है कि सरकारी क्षेत्र में बिल्कुल कहीं न कहीं वोट बैंक भी इफेक्ट हुआ, इस मुद्दे ने काम किया, इस फैक्टर ने काम किया, और क्योंकि युवा वोटर्स का जो है इजाफा इस बार काफी जो आंकड़ा है वो देखने को मिल रहा था, तो एक ये भी एक देखा जाए अहम बिंदु माना जा सकता है। हमारे साथ एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। हाँ सोनी जी, नमस्ते। जी,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सरकारी नौकरी के लिए लालायित हैं, आप सरकारी नौकरी के लिए परेशान हैं, तो उसके लिए खाली सरकारी नौकरी के लिए रोने से कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के दिन रात एक करना पड़ता है। माँ बाप की नींद हराम हो जाती है अपने बच्चे के लिए। हम 4 भाई थे, 4 में से 3 भाई हम रेलवे से और वेल रेपुटेटेड पोस्ट से रिटायर हुए। एक भाई मेरा जो है प्रोफेसर था गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ में, वो प्रोफेसर की पोस्ट से रिटायर हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेहनत ही नहीं करेंगे और नेताओं के भरोसे आप चलेंगे और कहोगे जी हमें सरकारी ठीक बात है चंद्र प्रकाश जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर एक अच्छी पोजीशन चाहिए तो जाहिर सी बात है कड़ी मेहनत भी करनी होगी उस पोजीशन के लिए। लेकिन अगर मेहनत के बाद ही एग्जाम हुआ ना हो और पेपर लीक हो जाता है तो उसमें आप किसे दोषी ठहराएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोषारोपण करना बड़ा आसान होता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने क्या किया था, जब लैपटॉप बांटे थे तो 90% उन्होंने यादव समाज के बच्चियों को और बच्चों को दिए थे। दूसरे समाज के लोग है ना क्या मर गए थे, वो जिंदा नहीं थे। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे देश के जो राजनेता है, खास तौर पे मैं तो अखिलेश यादव कहती थी तो मेरे मन में ऐसी बात है मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। अखिलेश यादव वो यादव है जिन्होंने अपने पिताजी को साइकिल जो चुनाव चिन्ह था वो जबरदस्ती छीन करके ले गए थे और उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं। बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो राजनीति से ही जन्मी है और अब हर जगह लागू होती हुई नजर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार देखा जाए क्योंकि अब भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होगी एक बार फिर से। जो पेपर लीक हुआ था जिसकी वजह से एग्जाम रद्द हुआ उसे री एग्जाम कराने की तैयारी, और साथ ही क्या ये आंकड़ा भी बढ़ेगा क्योंकि 60,244 पदों पर भर्तियां जो थी पिछली 18 या 19 फरवरी को जो पेपर लीक का मामला सामने आया, तो क्या इस आंकड़े में भी इजाफा देखने को मिलेगा, किस तरीके से कितनी वैकेंसी निकाली जाएगी, ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर के न्यूज़ की नज़र रहेगी और चर्चा भी होगी क्योंकि अभी एक रणनीति तैयार की जा रही है, तैयारी की जा रही है कि इसे सुरक्षित ढंग से, पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जा सके। देवराज सिंह जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बन गया और इस बार आपने देखा कि इस बड़े मुद्दे को, पेपर लीक का मामला जो है चुनाव में सुनाई दिया और इस मुद्दे को विपक्ष ने भुनाने की भी कोशिश की और यूपी का आपने देखा ही कि किस तरीके से इसका फायदा भी विपक्ष को मिला। हाँ सोनी जी, ये जो आप कह रही हैं कि विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाया और सरकार पे इसको लेकर जबरदस्त हमले भी किए हुए विपक्ष की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर बनाने में विपक्ष सफल रहा कि रोजगार का जो मुद्दा था उसमें सरकार ने जितने वादे किए थे उतने रोजगार नहीं दिए और परीक्षाओं की शुचिता को लेकर भी विपक्ष ने सरकार पर हमले किए और कहीं ना कहीं समाज के एक वर्ग को ये जरूर लगा होगा कि वो परीक्षाएं जो हुई उसमें प्रश्न पत्र लीक हुए, सरकार ने उन परीक्षाओं की शुचिता के लिए उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर मैसेज गया समाज में, युवाओं में कि सरकार अपने स्तर पर जो कार्रवाई परीक्षाओं को संपन्न करने के लिए करनी चाहिए थी पारदर्शी तरीके से, शुचितापूर्ण से, तो शायद कहीं से चूक हुई और उसने इस हथियार को सरकार पर जबरदस्त घेरेबंदी करके इस चुनाव में कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा बहुत लाभ विपक्ष को जरूर मिला। बिल्कुल, अभी आपने एक दर्शक की बात भी सुनी होगी, एक दर्शक जुड़े हुए थे गिरीश शुक्ला जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है जो क्योंकि सुरक्षा चाक चौबंद होती है जब इस तरीके की परीक्षाएं होती हैं और फिर ऐसी परीक्षाओं में चूक कैसे हो जाती है, तो पहले से ही ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाए ताकि ऐसी स्थितियां ना बने। जैसे मैंने आपको बताया कि एक परीक्षा संपन्न कराने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन पेपर को प्रिंट कराना है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन है, फिर उसको एक जगह स्ट्रांग रूम में रखना है। तो इसमें इन सिस्टम को पूरा करने में अलग अलग चरणों में आप हर जगह जो है क्या कहते हैं कि सरकारी अमले को नहीं लगा सकते, कहीं ना कहीं आपको जो है एजेंसियों का सहारा लेना पड़ता है और सरकार के स्तर पे इतनी बड़ी कोई एजेंसी नहीं है जो इस तरह की परीक्षा
चिन्हित कर लेती है और एजेंसी पर भरोसा किया जाता है कि वो सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शी तरीके से और किसी भी तरह की कोई त्रुटि विहीन परीक्षा कराए, कोई भी कहीं से भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो, ताकि जो ठीक है। देवराज सिंह जी, आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे, सीधे दिल्ली का रुख करना पड़ेगा। संसदीय दल की बैठक है, सीधी तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, तो तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो फिलहाल इस संसदीय दल की बैठक का हिस्सा, इसमें मौजूदगी, और ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो संसदीय दल की बैठक में हिस्सेदारी लेने के लिए वो तमाम नेताओं का जमावड़ा फिलहाल यहां पर नजर आने वाला है। तो CWC में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं और राहुल गांधी के नाम पर सभी नेताओं की सहमति है। तो कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और एक एक कर जो विपक्षी दल के, विपक्षी अलायंस के जो नेता हैं वो फिलहाल इस बैठक का हिस्सा होंगे। आगे की रणनीति पर मंथन होगा। तो प्रतिपक्ष के नेता पर सहमति फिलहाल बन चुकी है। दिल्ली से अहम खबर। तो फिलहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये प्रस्ताव पास हो चुका है और संसदीय दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो इस बैठक में हिस्सेदारी लेने के लिए वो तमाम नेताओं का जमावड़ा दिल्ली से यह अहम खबर सामने आ रही है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो वेणुगोपाल ने ये कहा कि CWC की इस बैठक में सर्वसम्मति से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। तो संसद के अंदर इस कैंपेन को लीड करने के लिए राहुल जी सबसे सही व्यक्ति हैं, इस बात का जिक्र किया गया। तो सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। और अब ये संसदीय दल की बैठक, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप सोनिया गांधी को देख पा रहे हैं, राहुल गांधी की मौजूदगी, विपक्षी अलायंस के वो तमाम नेता फिलहाल इस सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं। दल के जो तमाम नेता हैं वो फिलहाल उनकी मौजूदगी। संसदीय दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और सारे जो विपक्षी अलायंस के नेता हैं वो एकजुट हैं।
I'm not taking much of your time. This is actually a new journey beginning for the Congress. A new journey beginning for India. We are under the leadership of Mallikarjuna Kharge and Sonia ji. And now, in 2014 and 2019, we both led anti-people policies of Narendra Modi government with small numbers. Now, we have enough numbers for now. We have enough लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती और निचले सदन में पार्टी संसदीय दल का जो नेता प्रतिपक्ष होगा, क्योंकि सर्वसम्मत सहमति बनी है और इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कांग्रेस की CWC बैठक के दौरान की ये तस्वीरें, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए या नहीं। तो फिलहाल उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई सबकी मांग थी और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और मीटिंग के बाद गौरव गोगोई की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने भी राहुल गांधी से अपेक्षा की थी और उस अपेक्षा पे खरे उतरे। तो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष चुना गया है सर्वसम्मति के साथ और वो प्रतिक्रियाएं फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी CWC की ये अहम बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष चुना गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि सबने यही बोला कि राहुल गांधी जो हैं नेता प्रतिपक्ष बने और होना भी चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए वेणुगोपाल की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। उन्होंने भी साफ तौर पर इस प्रस्ताव को लेकर जब उनसे कहा गया कि राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया रही तो उन्होंने कहा कि इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विचार करेंगे इस तरीके की प्रतिक्रियाएं। हालांकि ये CWC की जो बैठक है दिल्ली के सेंट्रल हॉल की संसदीय दल की बैठक की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सोनिया गांधी की भी मौजूदगी है। राहुल गांधी, खड़गे, और इसी खबर पर अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अखिलेश, फिलहाल देखा जाए सही व्यक्ति हैं राहुल जी और एक सहमति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है नेता प्रतिपक्ष के लिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में होगी। यहाँ पर संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके साथ ही सदन के नेता के तौर पर भी प्रस्ताव पास होगा, उसको अनुमोदन किया जाएगा, फिर प्रस्तावित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जब आज 5:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जब कांग्रेस संसदीय बैठक शुरू होगी तो उसमें कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर सोनिया गांधी को चुना जाएगा। उसके साथ ही कांग्रेस में
जो लोकसभा में सदन के नेता के तौर पर राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव और उसको प्रस्तावित और अनुमोदन होने के साथ ही नाम फाइनल किया जाएगा। तो अभी तक जो सूचना कांग्रेस के अंदर खाने से निकल के आ रही हो उसमें यह है कि सबसे पहले कांग्रेस की संसदीय बैठक 5:30 बजे शुरू होगी, जिसमें कांग्रेस के नेताओं का पहुंचना शुरुआत शुरू हो हो गया चुकी है। अखिलेश, तस्वीरें सामने आ रही हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खरगे और ये संसदीय दल की जो बैठक है इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तमाम जो नेता हैं फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। मौजूदगी और सर्वसम्मति के साथ जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है इस प्रस्ताव को पास करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन संसदीय दल की जो बैठक है वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में चल रही है। इसमें संसदीय दल के नेता को चुना जाएगा। तो इसमें उम्मीद है की जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। राहुल गांधी के प्रस्ताव के नाम रखने उसमें अनुमोदन होने के बाद ये प्रस्ताव पास हो सकता है कि सदन में जो कांग्रेस के नेता रहेंगे लोकसभा में वो राहुल गांधी रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें संसदीय दल का एक नेता वो भी चुना जाएगा जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित और सांसदों संबंधित कुछ भी फैसला लेना होगा उसके लिए सोनिया गांधी को अधिकृत किया जाएगा और वो उस सारे फैसला लेने के लिए निर्णय के लिए स्वतंत्र होंगी सभी कांग्रेस सांसदों की तरफ से। दूसरा है कि राहुल गांधी को सदन का नेता चुनने के लिए भी प्रस्ताव पास हो सकता है। जी बिल्कुल अखिलेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि ये बैठक की शुरुआत दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की बैठक और संसदीय दल का नेता किसे चुना जाता है इस पर फिलहाल मंथन जारी है क्योंकि 2 नामों का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर रखा गया है। 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम। तो किस नाम पर फाइनल मोहर लगेगी ये देखना होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।